प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के EFM के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अध्यापन करेंगे। देखिए, आवश्यकता विशेष की एक समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। ये आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। आवश्यकता की यह विशेषता ही उपभोग के इस महत्वपूर्ण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। इस नियम के प्रतिपादन का श्रेय फ्रांसीसी अर्थशास्त्री H.H. गोसेन को है, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है। जब तक पूर्ण तृप्ति नहीं हो जाती है, यह नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में लागू होता है। नियम की परिभाषा एवं व्याख्या, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वह हमें कम महत्व की लगने लगती है। उसकी आगे की इकाइयों की प्राप्ति की तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, परंतु गिरती हुई दर पर, क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। अन्य बातें समान रहने पर यह नियम लागू होता है। चैपमैन का कथन है कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी कम हम उसकी अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं, या उतनी ही अधिक हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते जाते हैं, हमें उसकी उतनी ही कम इच्छा होती चली जाती है। इसी प्रकार से अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी, जैसे एडवर्ड नेविन, थॉमस आदि ने भी परिभाषा दी है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। अर्थात अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से तात्पर्य किसी वस्तु की निरंतर विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से प्रत्येक बाद वाली या उत्तरोत्तर इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, और सीमांत उपयोगिता के इस घटते हुए क्रम को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, बशर्ते कि अन्य बातें समान रहें। इसको हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण दिया आपको कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को संतरों की आवश्यकता है, उसे संतरों की विभिन्न इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो इस तालिका से स्पष्ट है कि संतरों की इकाई है 1 2 3 4 5, सीमांत उपयोगिता 6 4 2 0 -2। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम इकाई से 6 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता, दूसरी से 4, तीसरी से
चौथी इकाई से 0 और 5वीं से -2 ऋणात्मक प्राप्त होती है। इसको रेखाचित्र द्वारा हम स्पष्ट करें तो जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है, OX एक्सिस पर संतरों की संख्या और Y एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता, और इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये फर्स्ट इकाई पर 6 पे, फिर दूसरी इकाई पे 4 पे, इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा गिरती हुई है और वो 5वीं इकाई पर माइनस में चली जाती है। इस प्रकार से ये गिरती हुई सीमांत उपयोगिता रेखा है जो ये स्पष्ट करती है कि प्रत्येक बाद वाली इकाई से वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ, जैसे संतरों की विभिन्न इकाइयाँ हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, तीसरी बाद चौथी, 5वीं, तो इनसे निरंतर रूप से सीमांत उपयोगिता क्रम से 6 से 4, 2, 0, -2 ये घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता रेखा का जो वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोप लिए हुए है। नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता किस दर से होता है। प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, परंतु साधारण घटती हुई दर पर। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के उपरांत आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है, परंतु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक रहती है और कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है तो कुछ वस्तुओं की बड़ी तेज़ी के साथ। चाय, कॉफ़ी आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके 1-2 कप के उपभोग से ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है। संतरे, आम, रोटी आदि वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उपभोग से धीरे धीरे तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के उपभोग में से धीरे धीरे तृप्ति होती है उनका वक्र सरल ढाल वाला तथा जिनसे शीघ्र ही तृप्ति हो जाती है उनका वक्र अत्यधिक ढालू, अत्यधिक स्लोप वाला होता है। सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम के लागू होने के कारण जो हैं वो है मेन रूप से आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना, आवश्यकता की संतुष्टि होना और वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। तो आवश्यकता की तीव्रता में कमी, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ती जाती है आवश्यकता की तीव्रता कम होती चली जाती है और इसीलिए प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम होती जाती है। आवश्यकता की संतुष्टि, किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी तीव्र क्यों नहीं हो उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता जाता है। इसलिए प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और अंततः पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। गॉसे ने इसीलिए इसे संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहा है। नेक्स्ट है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना, ये भी एक कारण है सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम लागू होने का। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, यह मत प्रोफेसर बोल्डिंग ने व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिकांश वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर पर प्राप्त होती है। आज हम इस सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम में इतना ही लेते हैं। अगले वाले व्याख्यान में हम नियम की मान्यताएं व सीमाएँ और नियम के अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही नियम की आलोचनाएं भी अगले व्याख्यान में हम लेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।